SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैंडिडेट को संबोधित करते हुए कहा कि पड़ोसी देश ने हमारे खिलाफ प्रॉक्सी छेड़ रखा है। उन्होंने कहा कि जिस देश के युवाओं में अनुशासन हो, निष्ठा हो, लगन हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो, उस देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जब देश आजाद हुआ तो बंटवारा किसकी सलाह से हुआ, किसके स्वार्थ की वजह से हुआ? क्यों जिन लोगों ने स्वतंत्र भारत की कमान संभाली वो बंटवारे के लिए तैयार हुए? किन परिस्थितियों में मैं भारतीय के टुकड़े हुए? मैं इससे विस्तार में नहीं जाना चाहता। स्वतंत्रता के बाद से स्वतंत्र भारत ने पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रह गए हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों से यह वादा किया था, अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो भारत आ सकते हैं, भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। यही इच्छा गांधी जी की भी थी। यही 1950 में नेहरू लियाकत जो करार हुए, उस समझौते की भी भावना थी। इन देशों में जिन लोगों पर उनकी आस्था की वजह से अत्याचार हुआ, भारत का दायित्व था उनको शरण दें। लेकिन इस विषय से और ऐसे हजारों लोगों से मुंह फेर लिया गया। ऐसे लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को रोकने के लिए, भारत के पुराने वायदे को पूरा करने के लिए आज जब हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई है, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे रही है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक पर कब्जा करने की स्पर्धा में लगे हैं। आखिर किसके हितों के लिए काम कर रहे हैं ये लोग? क्यों इन लोगों को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते? सिर्फ आस्था की वजह से पाकिस्तान में इन बेटियों पर जो जुल्म होते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, उनका अपहरण होता है, इन सबको क्यों जुठलाने पर तुले हुए हैं? जवाब दे ये लोग। साथियों, इनमें से कुछ लोग दलितों की आवाज बनने का ढोंग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों को पाकिस्तान में दलितों पर अत्याचार दिखाई नहीं देता। ये लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान से जो लोग धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भागकर भारत आए हैं, उनमें से ज्यादातर हमारे दलित भाई बहन हैं। साथियों, कुछ समय पहले पाकिस्तान में वहां की सेना ने, अधिकृत रूप से वहां की सेना ने एक विज्ञापन छपवाया था। सेना ने विज्ञापन क्या दिया था कि सेना में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए वो विज्ञापन था। उन विज्ञापन के पढ़ने से चौंक जाएंगे। उन विज्ञापनों में क्या लिखा था? उनमें लिखा था सफाई कर्मचारी के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जो मुस्लिम नहीं है। यानी ये विज्ञापन किसके लिए था? हमारे इन्हीं दलित भाई बहनों के लिए। इसी काम के लिए हिंदुस्तान के लोगों का उपयोग होना और हम चुप बैठे रहे। पाकिस्तान में यह स्थिति वहां की है। साथियों, बंटवारे के समय बहुत से लोग भारत छोड़कर चले गए, लेकिन यहां से जाने के बाद ये लोग यहां की संपत्तियों पर अपना हक जताते थे। हमारे शहरों के बीचों बीच खड़ी लाखों करोड़ की इन संपत्तियों पर भारत का हक होते हुए भी ये देश के काम नहीं आ रही थी। दशकों तक
एनिमी प्रॉपर्टी बिल को लटका कर रखा गया। जब हम इसे लागू करवाने के लिए संसद में लेकर आए तो कानून को पास कराने में नाको चने चबाने पड़ गए। मैं फिर पूछूंगा, किसके हित के लिए ऐसा किया गया? जो लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, वही लोग एनिमी प्रॉपर्टी कानून का विरोध कर रहे थे। साथियों, बंटवारे के बाद भारत और तब के पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश के बीच भी कुछ क्षेत्रों में सीमा विवाद चलता रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भी कोई ठोस पहल नहीं हुई। अगर सीमा ही विवादित रहेगी तो फिर घुसपैठ कैसे रुकेगी? अपने निजी हित के लिए विवाद को लटकाए रखो, घुसपैठियों को आने का खुला रास्ता दो, अपनी राजनीति चलाते रहो। यही चल रहा था हमारे देश में। ये हमारी सरकार है जिसने बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद को सुलझा दिया। हमने आमने सामने बैठकर बात की, एक दूसरे को सुना, एक दूसरे को समझा और एक ऐसा समाधान निकाला जिसमें दोनों देश सहमत हो। मुझे संतोष है कि आज न सिर्फ सीमा विवाद सुलझ चुका है, बल्कि भारत और बांग्लादेश के संबंध भी आज ऐतिहासिक स्तर पर है। हम दोनों आपस में मिलकर गरीबी से लड़ रहे हैं। साथियों, भारत के बंटवारे के समय कागज पर एक लकीर खींच दी गई थी। इस लकीर ने गुरुद्वारा करतारपुर साहब को हमसे अलग कर दिया, दूर कर दिया, उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया था। करतारपुर गुरु नानक देव की भूमि है। करोड़ों देशवासियों की आस्था उस पवित्र स्थान से जुड़ी है। उसे क्यों छोड़ दिया गया? और मैं कहना चाहूंगा, जब पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को हमारी सेना ने बंदी बनाया गया था, हमारी सेना के कब्जे में थे, देश कुछ भी टर्म्स तय कर सकता था, जो चाहे वो निकलवा सकता था। जब 90,000 पाकिस्तान के सैनिक हमारे कब्जे में थे तो करतारपुर साहब हम वापस ले सकते थे, लकीर बदल सकते थे, लेकिन ये भी नहीं किया गया। दशकों से सिख श्रद्धालु इंतजार में थे कि उन्हें आसानी से करतारपुर पहुंचने का अवसर मिले, वो गुरु भूमि के दर्शन कर पाए। करतारपुर कॉरिडोर बनाकर ये काम भी 70 साल के बाद हमारी सरकार ने ही करके दिखाया है। साथियों, श्री राम जन्मभूमि सदियों से मामला लटका पड़ा था। अदालत में केस दशकों से चलते रहते थे। राजनीतिक स्वार्थ के लिए अहम विषयों को लटकाओ, देश के लोगों को भटकाओ, यही चलता रहा। क्या क्या तरीके अपनाए गए ये देश ने भली भांति देखा है। आज इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील केस का भी फैसला हो चुका है। साथियों, दशकों पुरानी समस्याओं को सुलझा रही हमारी सरकार के फैसले पर जो लोग सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा रहे हैं, उनका असली चेहरा भी देश देख चुका है और बड़ी बारीकी से देख भी रहा है। मैं फिर कहूंगा, देश देख रहा है और देश समझ भी रहा है। ये सही है कि
देश चुप जरूर है, लेकिन बात को पूरी तरह समझ रहा है। वोट बैंक के लिए कैसे दशकों तक कैसे मनगढ़ंत झूठ फैलाए गए, इसे भी देश जान गया है। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके समस्याओं को दशकों तक सुलझने नहीं दिया। तुष्टीकरण की इसी राजनीति की वजह से मुस्लिम बहन बेटियों को दशकों तक ट्रिपल तलाक के भय से मुक्ति नहीं मिल पाई, जबकि दुनिया के अनेक मुस्लिम देश अपने यहां ट्रिपल तलाक बैन कर चुके थे, लेकिन भारत में ऐसा करने नहीं दिया गया। सोच वही थी, न बदलेंगे न बदलने देंगे, इसलिए देश ने इन लोगों को ही बदल दिया। यह हमारी सरकार है जिसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार दिए हैं, सम्मान दिया है। साथियों, जिस दिल्ली में यह आयोजन हो रहा है, उसी दिल्ली में, देश की राजधानी में, आजादी के बाद लाखों विस्थापितों को बसाया गया। समय के साथ और भी लाखों लोग दिल्ली आए और बसे। दिल्ली में ऐसी 1700 से ज्यादा कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को दशकों तक उनके घर का मालिकाना हक नहीं मिला था। कहने को तो घर अपना था, लेकिन कानून की नजर में वो नहीं था। ऐसे 40 लाख से ज्यादा लोगों की मांग थी कि उन्हें अपने घर का मालिकाना हक तो दिया जाए, लेकिन दशकों तक उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। जब हमारी सरकार ने कोशिश की तो उसमें भी रोड़े अटकाने के काम किया गया। ये युवा भारत की सोच है, न्यू इंडिया की सोच है, जिसने दिल्ली के 40 लाख लोगों के जीवन से उनकी सबसे बड़ी चिंता को दूर कर दिया है। हमारी सरकार के फैसले का लाभ हिंदुओं को भी होगा, मुसलमानों को भी होगा, सिखों को भी होगा, ईसाइयों का होगा। न कोई धर्म का भेदभाव होगा, न कोई जाति का भेदभाव होगा। जिसका हक होगा उसे सब कुछ मिलेगा। साथियों, हमारे लिए प्रत्येक देशवासी का महत्व है और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यहां पर बैठा हुआ हर नौजवान चाहता है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार हमारे देश के संसाधनों को दीमक की तरह चाटता रहा। कभी ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश ही नहीं की गई। हमारी सरकार जनधन, आधार और मोबाइल की शक्ति से आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से भ्रष्टाचार को काबू करने का प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने ऐसा करके 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपये जो गलत हाथों में हो जा रहे थे, चोरी हो रहे थे, उसे जाने से बचाया है। साथियों, 1988 में देश में एक कानून बना था। 1988 में बेनामी संपत्ति के खिलाफ देश की संसद ने इसे पास किया था, लेकिन 28 साल तक इस कानून को लागू ही नहीं किया गया। बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून को इन लोगों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। संविधान की बातें करने वाले लोग, संसद की गरिमा की चर्चा करने वाले लोग, संसद के पास किए हुए निर्णय को टोकरी में फेंक दिया था। ये हमारी सरकार है जिसने न सिर्फ बेनामी संपत्ति कानून लागू किया, बल्कि हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति इस कानून के तहत जब्त की जा चुकी है। साथियों, हमारे देश में रसोई जितनी जगह से
छोटे से किचन की जितनी जगह हो उतनी जगह में 500 कंपनियां चल रही थी। कल्पना कर सकते हैं, ये किचन जितनी जगह में 500 कंपनियां। ये कंपनियां किस काम में आती थी? इधर का काला धन उधर, उधर का काला धन इधर, यही इनका काम था। आज मेरे नौजवान साथियों, आपको सुनकर के खुशी होगी, आज ऐसी 3.5 लाख से ज्यादा संदिग्ध शैल कंपनियों को ताले लगा दिए गए, बंद कर दिया गया है। जीएसटी हो, गरीबों को आरक्षण का फैसला हो, रैप के जघन्य अपराधों में फांसी का कानून लागू करना हो, हमारी सरकार युवा सोच के साथ लोगों की बरसों पुरानी मांगों को पूरा करने का काम कर रही है। साथियों, 20वीं सदी के 50 साल और 21वीं सदी के 15-20 साल हमें दशकों पुरानी समस्याओं के साथ जीने की जैसे आदत हो रही थी। किसी भी देश के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है। हम भारत के लोग ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीते जी इन समस्याओं से देश को मुक्त करें। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसी समस्याओं में उलझा कर जाएंगे तो देश के भविष्य के साथ अन्याय करेंगे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते और इसलिए मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश के युवाओं के भले के लिए सारे राजनीतिक प्रपंचों का पूरी हिम्मत के साथ सामना कर रहा हूं। मैं इन लोगों की सारी साजिशों को नाकामयाब कर रहा हूं ताकि देश कामयाब हो सके। मैं सारी आलोचना, सारी गालियां सीना तान करके खड़े होकर के झेल रहा हूं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस स्थिति से गुजरना न पड़े। मैं हर गाली के लिए, हर आलोचना के लिए, हर जुल्म सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन देश को इन परिस्थितियों में अटकाए रखने के लिए तैयार नहीं हूं। आजकल ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसने दुनिया में मोदी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है। जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, बातें फैलाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, वो जरा समझ लें, मोदी अपनी प्रतिष्ठा के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी के लिए देश की प्रतिष्ठा ही सब कुछ है। और ये लोग बदलते हुए भारत को समझ ही नहीं पाए हैं। साथियों, अनेकों समस्याओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ देश आगे कैसे बढ़ेगा? हम समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और बेड़ियों को भी तोड़ रहे हैं। ये देश हमें ही मजबूत बनाना है, हमें ही इसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। साल 2022 में जब हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएंगे, तब ऐसी अनेक समस्याओं से हमें देश को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देना है। स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही समस्याओं से ये मुक्ति ही इस दशक में नए भारत को सशक्त करेगी। जब देश पुरानी समस्याओं को समाप्त करके आगे बढ़ेगा तो उसका सामर्थ्य भी खिल उठेगा। भारत की ऊर्जा वहां लगेगी जहां लगनी चाहिए। चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत को, युवा भारत को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाना है। हमें मिलकर एक आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत बनाना है। साथियों, वर्ष 2022 इतना बड़ा अवसर है
ये दशक भी उतना ही बड़ा अवसर है और इसके सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा ऊर्जा है। इसी ऊर्जा ने हमेशा देश संभाला है और यही ऊर्जा इसी दशक को भी संभालेगी। आइए कर्तव्य पथ पर बढ़ चलें। समस्याओं के समाधान के आगे अब राष्ट्र निर्माण की नई मंजिलें हमारा इंतजार कर रही है। इन मंजिलों पर हम मिलकर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार देश भर के मेरे युवाओं को, एनसीसी के कैडेट्स को, भारत के उज्जवल भविष्य के सपने देखने वाले हर हिंदुस्तानी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं फिर एक बार आपका अभिनंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।